श्री महात्माओं, नागालैंड की ये पवित्र और पावन धरती, नागालैंड की ये धरती जहां पर आज मेरा प्रवेश हुआ, ये सामान्य धरती नहीं है। अगर मैं कहूं कि नागालैंड की धरती उत्सव की धरती है, यहाँ रोज नए नए उत्सव होते हैं, रोज महोत्सव होते हैं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप विचार करके रखना, नागालैंड के अंदर बहुत महोत्सव हैं। कछार जाति के लोग यहां पर महोत्सव और उत्सव मनाने का प्रयास करते हैं। आप ख्याल करो, इस महोत्सव की शुरुआत इस अमर मिल से हो गई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आज अमर मिल में प्रवेश हुआ और एक महोत्सव शुरू हो गया। वैसे तो मुझे आश्चर्य लगता है, ये दोनों महाराज की बड़ी सांठगांठ है। ये मुनि महाराज भी अपना दीक्षोत्सव मनाते हैं तो बॉर्डर भी मनाते हैं। जब आसाम बॉर्डर पे पहुंचा तो इनने दीक्षोत्सव मनाया, और नागालैंड बॉर्डर पे पहुंचा तो उनने दीक्षोत्सव मनाया। दोनों सांठगांठ करके रखे हैं कि हम बॉर्डर पे ही मनाएंगे, हम तो मनाएंगे ही नहीं। आप ख्याल करके रखना, जो आसाम में पहुंचा था तो प्रभाकर सागर जी का दीक्षा महोत्सव हुआ था, और नागालैंड की धरती पर पहुंचा हूं तो प्रगुण सागर जी महाराज का आज दीक्षा महोत्सव, और दीक्षा के साथ साथ उनकी तैयारी श्रीलंका जाने की हो रही है। गौरव मेरा पीछे पड़ गया। पहले तो बोला था कि महाराज केवल भगवान दे दो, हमें श्रीलंका में मंदिर बनाना है। पहले तो इसने बोला कि महाराज श्रीलंका में जहां पे रावण ने आज भगवान शांतिनाथ की भक्ति की, बहुत वहां जिनाले हैं, बहुत वहां मंदिर हैं, बहुत सब कुछ है, लेकिन आज अपना वर्चस्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। केवल एक भगवान आप दे दो हमें। तो मैंने गोवा में बैठकर उसको एक भगवान दिए, और उसने वहां पर जाकर श्रीलंका में जैन धर्म की पताका फहराई हो तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। और अब तो वो बस उंगली पकड़ के पहुंचे में तो आ गया कि महाराज अब हमें छुल्लक जी दे दो। और विकल कहेगा महाराज अब आप भी चलो ना, नाव में बैठ के हम ले जाएंगे आपको श्रीलंका तक, और आप भी चलो, वहां पे दिक्कत क्या है। विचार करना। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये महोत्सव की जिंदगी बाहर की तो हमारी हुई है। छुल्लक जी महाराज जिन्होंने अपने जीवन के उस जीवन के बसंतों को बहुत घर में व्यतीत किया, कहां 2011 में ये सब हमारे साथ निकलने वाले थे। जब मैं पहली बार इटावा गया दीक्षा के बाद, आप विचार करके रखना, मेरी दीक्षा हुई, दीक्षा के बाद जब पहली बार इटावा गया 11 साल बाद, तो मैंने वहां कहा कि मुझे 11 बच्चे चाहिए जिनको मैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ा पाऊं। और मेरा इतना बोलना था कि मेरे संग में 11 बच्चे एक साथ आ गए हो तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। और 11 में 4 तो 2 दिसपुर हैं और 2 ईटानगर जा रहे, 4 वो हैं, और 4 के बाद 6 यहां दिख रहे हैं पूरे, और 11वां मैं खुद बैठा हूं, पूरे 11 हो गए हो तो कोई आश्चर्य नहीं। विचार करके रखना। लेकिन 11 में इनका पुण्य नहीं जागा, इनके लिए मुझे दोबारा 16 में जाना पड़ा, 16 में भी पुण्य नहीं जागा। फिर इनके लिए मुझे बाद में 21 में जाना पड़ा, 11, 16, फिर 21 में जब गया तब ये आए थे तो केवल केस लॉज कराने। हमने कि परचूनी की दुकान पे आए हो क्या? थोक की दुकान पे आए हो, परचूनी का माल खरीदोगे? जब थोक की दुकान पे आए तो काम तो परफेक्ट होना। और विचार करके रखना, इनके केसलोच के भाव थे और छुल्लक बनकर आज आपके बीच में बैठे हो तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसी भगवान से प्रार्थना करूंगा और आगे बढ़ें, और आगे बढ़कर अपने जीवन को संभालने का प्रयास करें। मैं आप सबसे भी कहूंगा कि इस जीवन को समझने का प्रयास करो, क्योंकि तुमने जीवन में समझ को समझा है लेकिन अपने आप को नहीं समझा। नागालैंड और दीमापुर की धरती जहां मैं पहली बार प्रवेश कर रहा हूं, विचार करना। आसाम की धरती में कहा करते थे लाहे लाए लाहे लाए लाहे लाए,
अब दीमापुर में करना है भाई 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 भाई, सारा का सारा काम भाई भाई होने वाला है, क्योंकि लाहे लाहे करके हम तो दीमापुर तक पहुंच गए, नागालैंड की धरती में प्रवेश हो गया। अब कल दीमापुर में हमें पहुंचना है, और दीमापुर की जो भक्ति आप विचार करके रखना, यहाँ से ही नहीं, बोका घाट से जो भक्ति का स्रोत फूटा है ना, कहते हैं जहाँ से गंगोत्री निकली थी वो पतली धार निकली थी, लेकिन ये दीमापुर की भक्ति पतली धार नहीं, गंगा सागर की तरह निकल रही हो। ख्याल करके रखना, गंगा सागर की तरह आप जागृत हो गए और पूरा का पूरा लाभ लूटने का प्रयास कर रहे हो। ओम प्रकाश जी हमारे वास्तव में बोलते, महाराज मेरे आने से हलचल क्यों हो जाती है, बात ही ऐसी करते हैं। अब विचार करना, अभी आकर शुरुआत किया कि लंच के बाद तुरंत डिनर है, ये तो एक अभी लंच पचा नहीं था और डिनर की तैयारी हो गई। अभी एक माता जी का चातुर्मास हो गए, वो बिहार करी नहीं, दूसरे महाराज फिर आ गए। कमला बेन बैठी यहाँ पर, वो भी उनको रोज रोज बोल रही थी मेरे को महाराज के पास नहीं लेके। अब विचार करके रखना, मैं इतना ही कहूंगा, लंच के बाद डिनर कराने नहीं, लंच के बाद सौंफ और इलायची खिलाने आया हूं। अगर सौंफ और इलायची तुमने ले ली तो भोजन जो किया वो पच जाए तो कोई आश्चर्य की बात। ख्याल करके रखना, भरे हुए को मैं क्या भरूंगा। हाँ, भोजन के बाद अगर इलायची सुपारी खिला दी जाए तो मजा आ जाता है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि हम बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन इलायची और सौंफ लेकर आपके बीच में आ गया हूं, और आप अपने जीवन में उस जो भोजन को किया है, जो भोजन को जीवन में जिया है, उसे कैसे पचाना है, ख्याल करना। अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है, अपने जीवन को कैसे उस परमात्मा के साथ जोड़ना है। मैंने कल कहा था, जब हम पानी फैक्ट्री में बैठे थे सुरेश जी के यहाँ, कि मैं केवल 5 फैक्ट्री लगाने आया। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, कहीं पानी की फैक्ट्री हो रही तो आटा की फैक्ट्री। आटा क्या क्या होता है छवि भाई, अमर संजय भाई, अब विचार कर, मैदा, सूजी, आटा और तेल, चावल, यहां से निकलो तो पेट भर के ही निकले हुए आप। सब कुछ पका पकाया तैयार है, अगर पकाना है तो तेल भी है। आप विचार करके रखना, बड़ी फैक्ट्रियां यहाँ हैं, बड़े बड़े उद्योग आपने लगा रखे हैं। मैं केवल 5 फैक्ट्रियों के लिए जगह मांग रहा हूं आपसे। बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई हैं, लेकिन मुझे केवल 5 फैक्ट्री लगाना है। आज नाम बता देता हूं, जगह तैयार रखना, इतनी सी जगह में लग जाएंगी, बहुत बड़ी जगह नहीं चाहिए। आप विचार करके रखना, 5 फैक्ट्रियां मुझे लगाना है, और दीमापुर में अगर तुमने मुझे जगह दी तो मैं तुम्हें जगह दूंगा, और तुम्हें तुम्हारे परमात्मा से मिला दूंगा, तुम्हें तुम्हारे भगवान से मिला दूंगा, तुम्हें तुम्हारी शांति से मिला दूंगा, तुम्हें तुम्हारे जीवन से मिला दूंगा। मैंने एक बच्चे से पूछा कि शांति से रहते हो कि नहीं। उसने कहा महाराज जब से शांति नाम की लड़की से शादी की है ना, तब से अशांति शुरू हो गई। वो शांति के चक्कर में मत पड़ना। आप विचार करके रखना, शांति से हमें कैसे जीना है। 5 फैक्ट्री लगाना है। पहली फैक्ट्री का नाम है आइस फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री का नाम है शुगर फैक्ट्री, तीसरी फैक्ट्री का नाम है स्माइल फैक्ट्री, चौथी फैक्ट्री का नाम है रिस्पेक्ट फैक्ट्री, 5वीं फैक्ट्री का नाम है सेटिस्फाई फैक्ट्री। आप विचार करके रखना, ये 5 फैक्ट्रियां मुझे लगाना है। आइस फैक्ट्री, स्माइल फैक्ट्री, रिस्पेक्ट फैक्ट्री, चौथी नंबर पर सेटिस्फाई फैक्ट्री, और 5वें नंबर पर शुगर फैक्ट्री। 5 कहां पर कौन सी फैक्ट्री लगाना है, स्थान है मेरे मालूम है, आपके पास है। ये 5 फैक्ट्रियां अगर आपने अपने जीवन में लगा ली तो मैं कहना चाहूंगा कि आप पंचम गति के मेहमान जरूर बनोगे। आइस फैक्ट्री आपको अपने मस्तिष्क पे लगाना है,
इसको आइस माने बर्फ, दिमाग ठंडा रखना, ख्याल करके रखना। ये दिमाग ठंडा रहना तो तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा, और जैसे ही दिमाग गर्म हुआ, जो हो रहा होगा वो भी खराब हो जाएगा। 3 चीजों का ख्याल रखना, पैर गरम, पेट नरम, सर ठंडा। तो वैद आए तो कौन बोला मारो डंडा, डंडा वंडा मत मार देना। आप विचार करके रखना, तुम्हारे पैर गर्म रहना चाहिए, पैर ठंडे होते ही गए निपट जाओगी। पैर गर्म, पेट कड़क नहीं होना चाहिए, पेट नरम और सर ठंडा। इसलिए आप विचार करना, आइस फैक्ट्री खोलना है तो सर पे खोलना, मस्तिष्क में खोलना, आपका दिमाग ठंडा रहेगा। आप ख्याल करके रखना, ठंडे दिमाग वाले लोग बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, और जिसका दिमाग गर्म हो जाए ना, वो कुछ नहीं कर सकता, वो बिगाड़ सकता है। ख्याल करके रखना, दिमाग ठंडा रहता है तो वो इंजीनियर बन जाता है, बड़े बड़े कार कर लेता है, और गर्म दिमाग वाला कुछ नहीं कर सकता। ख्याल करना, मजदूर लोग 24 घंटे मेहनत करते हैं, क्या कमाते हैं? थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए, 1000-2000 रुपए कमा लिए तो बहुत बड़ी हो गई। और एसी में बैठा व्यक्ति कोई मेहनत नहीं करता है, बिल्कुल ठंडे में रहता है। आप विचार करके रखना, 10 मिनट मेहनत कर ले तो लाखों उसके कमा लिया जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। ख्याल करो, जो ठंडे देश हैं, जो ठंडे प्रदेश हैं, जिन देशों में ठंडक है वहां पे लोग तरक्की कर रहे हैं, और जिन देशों में गर्मी पड़ती है ना, ख्याल करो वो देश कहां से कहां तक नीचे पहुंचते जा रहे हैं। चाय आसाम में बहुत चलती है, ये चाय भारत के लिए नहीं बनी है, क्योंकि भारत गर्म देश है। ईरान और इराक जो हैं ठंडे देश, वहां के लिए, लेकिन हमने चाय पीना शुरू कर दी, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय पिलाई, और ऐसी चाय पिलाई कि वो फ्री की चाय आज लाखों करोड़ों रुपए में जा रही है। तुम्हारा दिमाग गर्म होता जा रहा है, नेचुरल है। आप विचार करके रखना, पहली फैक्ट्री अगर लगाना है तो दिमाग ठंडा रखना। मैं आ रहा हूं 4 महीने 5 महीने दीमापुर की धरती पर, वो धर्म ध्वजा फहरने वाली है, वो गंगा बहने वाली है, वो अमृत बरसने वाला है। लेकिन ये 5 फैक्ट्री जिसने लगा ली, उसको ही उसका लाभ मिलने वाला है। पहली फैक्ट्री लगाना है आइस फैक्ट्री, दिमाग ठंडा रखना। कितनी बड़ी भी बात हो जाए, दिमाग ठंडा रखना। दूसरी लगाना है आपको शुगर फैक्ट्री। शुगर फैक्ट्री कहां लगाओगे? मुख में लगाना। आप विचार करके रखना, मुख से कभी भी दिमाग गर्म भी हो जाए, लेकिन मुख से कड़वा नहीं बोलना। भजन गाते हो ना, मीठो मीठो बोलो थालो काय बिगड़े, है ना? भजन में तो मीठो मीठो, और जब किसी से बात करना हो तो कड़वा कड़वा। लोग मुझसे बोलते, महाराज आप इतनी मिर्ची खाते हो फिर भी इतना मीठा क्यों बोल देते हो? मैंने कि तोता भी मिर्ची खाता है, मीठा ही बोलता है। लेकिन आप विचार करके रखना, अगर ये मुख से तुम्हारे कहीं भी कोई अपशब्द निकलते हैं तो आप विचार करना, आप बहुत पीछे रह जाओगे। पहले के लोग होते थे, बाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। लेकिन आजकल सब उल्टा कर दिया। आजकल बोलते बाणी ऐसी बोलिए जम के झगड़ा हुई, पर ऐसे से ना बोलिए जो तुमसे तगड़ा हुई। आप विचार करके रखना, पहले के लोग बोलते थे कि बाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। लेकिन आजकल तो ऐसी स्थिति बन गई, बाणी ऐसी बोलिए जम के झगड़ा हुए, पर ऐसे से ना बोलिए जो तुमसे तगड़ा हुई। एक पहलवान चला जा रहा था रास्ते से, छत से एक ईंट गिरी, उस पहलवान ने ईंट उठाई और उसने कहा अभी देखता हूं इसने ईंट किसने फेंकी ऊपर से। वो ईंट उठाकर कहा इसी ईंट से उसका सर फोड़ूंगा जिसने ऊपर से ईंट फेंकी। और जैसे वो ऊपर गया, 4-5 पहलवान कसरत कर रहे थे।
उन्होंने पूछा क्यों रे, कैसे आया? उसने कुछ नहीं, तुम्हारी ईंट गिर गई थी, इसे वापस देने आया। आप विचार करना, तुम्हारी हैकड़ी तो उनके सामने होती है जो कुछ नहीं है। तुम्हारी गुस्सा, तुम्हारा तनाव उनके सामने होता है जो कुछ नहीं है। कमजोरों के सामने गुस्सा करना, कमजोरों के सामने अपना अहम दिखाना कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है। विचार करना। दूसरी फैक्ट्री आपको मुख्य लगाना है, शुगर फैक्ट्री। तीसरे नंबर की फैक्ट्री है सेटिस्फाई। सेटिस्फाई फैक्ट्री को आपको अपने हृदय पे लगाना है। जो तुम्हें मिला है वो पर्याप्त है, इतना ही विचार करके रखना। तीसरी फैक्ट्री को सेटिस्फाई अपने हृदय में लगाना है, जो प्राप्त है वो ही पर्याप्त है। कभी आपका नाम मैं लेना भूल जाऊं तो ये नहीं कहना महाराज तो उन्हीं के हैं, उन्हीं का नाम लेते। आप विचार कर, सेटिस्फाई तुम्हें देख तो लिया महाराज ने। आप विचार करना, कभी हाथ ना उठा पाए तो ये मत सोच लेना कि आशीर्वाद नहीं मिला। तुम्हें देख भी लिया तो समझ कर रखना कि तुम्हें सब कुछ मिल गया। और नहीं तो कई लोग तो ऐसे होते हैं, नमोस्तु करते और देखते रहते हैं हाथ उठाया कि नहीं उठाया, बारी तुम्हारी बुद्धि। और कई तो इससे भी ज्यादा महान होते, वो महान ऐसे होते हैं कि हमारा हाथ खुद ही उठाते, अपने सर पे लगाते 4 बार, महाराज आशीर्वाद रखो मेरे सर पे। ख्याल करना, सेटिस्फाई होना। जो तुम्हें मिल रहा है विचार करके रखना, बहुत कुछ मिल रहा है। जो तुम्हारे पास है उसमें तुम संतुष्ट हो गए, जो तुम्हारे पास मिला है उसमें तुम अपने आप को अच्छा समझने लग गए, तो समझ के रखना तुमसे ज्यादा सुखी इस संसार में और कोई नहीं होगा। और तुम कहो कि अरे मेरे पास और कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ मिला ही नहीं है, मेरे को कोई पूछा ही नहीं है, मेरे को, तो ऐसा ही होगा। कुदरत कहेगी तथास्तु, कुछ नहीं मिलेगा। आप हमेशा सेटिस्फाई होइएगा अपने आप से, अपने विचारों से, अपनी चर्या से, अपने चर्चाओं से। जितना तुम अपने आप में खुश रहोगे ना, उतना तुम्हें संसार में सब लोग खुश रखेंगे। और जितना तुम अपने आप से दुखी होगे, संसार के लोग भी कहेंगे ये अब जब खुद ही दुखी है तो हम क्या करें, एक बार और दुखी होने दे इसको। ख्याल करो, सेटिस्फाई हो तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब है जितनी बड़ों की तुम विनय करोगे, जितने तुम बड़ों के प्रति आदर भाव रखोगे, बड़े बुजुर्गों के प्रति जो लोग सम्मान करते हैं, मैं गारंटी से कहता हूं उनका सम्मान अगर देवता भी करते हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बड़े बुजुर्गों को जो रिस्पेक्ट देते हैं वो लोग संसार में सबसे सम्मान पाते हैं। और जो बड़े बुजुर्गों की मजाक बनाते हैं, बड़े बुजुर्गों को नीचा दिखाते हैं, बड़े बुजुर्गों के लिए आप शब्द बोलते हैं, वो हमेशा छोटे थे, छोटे हैं और छोटे ही रहेंगे, वो कभी बड़े हो नहीं सकते। चौथी फैक्ट्री को लगाना है तो रिस्पेक्ट। घर में रहो तो बड़ों को सम्मान देना सीखो, समाज में रहो तो बड़ों को सम्मान देना सीखो, संघ में रहो तो बड़ों को सम्मान देना सीखो। विचार करना, देश में रहो तो बड़ों को सम्मान देना सीखो। जो सम्मान, अतिथि देवो भव की संस्कृति है हमारी। हमारे नगर में कभी कोई संत, कोई भगवंत, पहले हमारे घरों में लिखा रहता था अतिथि देवो भव। हमारे घरों के द्वार पे लिखा रहता था अतिथि देवो भव। घर के लोगों का ही सम्मान नहीं, कोई मेहमान भी आ जाए तो उसका सम्मान होता था। अतिथि देवो भव के बाद सुस्वागतम लिखा लेने लगा। अंग्रेज लोग आए तो उन्होंने वेलकम शुरू कर दिया। और आजकल क्या लिखते हो? आजकल क्या लिखते हो? कुत्तों से सावधान। क्यों, घर में सब कुत्ते ही है क्या? आप विचार करके रखना, आजकल कहाँ अतिथि देवो भव से छूटते छूटते सुस्वागतम। जब विद्वान पंडित संस्कृत के जानकार आए तो सुस्वागतम हुआ, और जब अंग्रेज लोग आए तो वेलकम शुरू कर दिया। और अब पता नहीं कौन से लोग आ गए, वो लिखते सीधे ही कुत्तों से सावधान। मुझे तो कभी कभी ये आश्चर्य होता है, पहले हमारे
घरों में एक आदमी रहता था वॉचमैन, इसलिए कि कोई जानवर घर में ना घुस जाए। हैं? पहले एक आदमी रहता था वो इसलिए कि कोई जानवर हमारे घर में ना घुस जाए। अब क्या होता है? अब एक जानवर रहता है कि कोई आदमी, डायरेक्ट समझ रहे हो? अब विचार करना, इतना ही भावना बनाने का प्रयास करना कि रिस्पेक्ट की भावना बनाओ। जितना तुम बड़ों को सम्मान दोगे ना, मैं दिल से कहता हूं आप बहुत बड़े हो जाओगे। जितना तुम एक बात का ख्याल करके रखना, जो लोग बड़ों के प्रति अभद्र व्यवहार करते हैं वो भगवान का अपमान करते हैं, वो भगवान को नीचा दिखाते हैं। क्योंकि हमारे रामायण में भी कह दिया गया, प्रातः काल उठ रघुनाथा, मात पिता गुरु नवाओ माथा। तो आप अपने बड़ों के सामने ज्यादा बड़ी बातें मत करो, बड़ों के सामने तेज मत बोलो, बड़ों के सामने उपयोग ऊंचे ना बैठो। इतना ही विचार करना, आपका जीवन बहुत आनंदित होगा। 5वीं फैक्ट्री लगाना है स्माइल। कहां लगाओगे? चेहरे पर। तुम्हारे पास मोबाइल तो है लेकिन स्माइल नहीं है। आप विचार करके रखना, तुम्हारे पास मोबाइल तो है लेकिन तुम्हारे पास स्माइल नहीं है। इसीलिए तो कहना पड़ा, अजब के तेरे नखरे, अजब की तेरी स्टाइल, बात करने की तमीज नहीं, हाथों में तेरे। हाँ बताओ कैसे काम चलेगा? आप ख्याल करके रखना, अगर तुम्हारा फेस, तुम्हारा चेहरा मुस्कुराता हुआ होता है ना, क्यों दौड़े दौड़े आ रहे हो आप लोग? ये गुवाहाटी वाले देखो तो दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं, दिसपुर वाले तो देखो, बगईगांव वाले तो देखो, ये दिल्ली वाले देखो, गाजियाबाद वाले देखो, इंदौर वाले देखो। आप विचार करके रखना कहां कहां से। और अभी अभी नया नया जन्म हुआ, काय कहां? गोला घाट, खोपा घाट, कौन सा घाट? बोका घाट। इनका अभी अभी जन्म हुआ, अभी अभी जन्म हुआ और अभी भी पागल हो गए। पूरा बिहार कराते यहाँ आज भी फिर आ गए। बोका घाट वाले देखो, ये सब क्यों दौड़े दौड़े आ रहे हैं? केवल महाराज एक मुस्कुराहट आपकी चाहिए, एक मुस्कुराहट आप दे देते हो, मेरे सारे गम दूर हो जाते हैं, मेरी सारी थकान दूर हो जाते हैं। आप ख्याल करके रखना, लेकिन हर जगह नहीं मुस्कुराना। एक लड़का आ गया मेरे पास, मेरे प्रवचन सुना होगा, उसने सुना होगा तो सुन के वो आ गया। राज भाई वो आया तो उसका हाथ पैर टूटा, सर फूटा। मैंने पूछा क्या हुआ? बोला आपके प्रवचन का प्रभाव है महाराज। मैंने कि मेरे प्रवचन का प्रभाव, ये हाथ पैर टूट गए? बोला महाराज आपने कहा था कि मुस्कुराते रहो। मैंने कहा हाँ कहा तो था। तो महाराज चौराहे से लड़कियां निकल रही थी, मैं उनको देख के मुस्कुराया और ऐसी हालत कर दी उन्होंने, सासू नाराज हो तुमको ही 2-4 रोज देगी सासू। लेकिन स्माइल फेस रखो, मुस्कुराता हुआ फेस रखो। आप विचार करके रखना, तुम्हारे मोबाइलों के अंदर ऐसी ऐसी ध्वनि लगी हुई हैं, ऐसी ऐसी ट्यून लगा रखी हैं और उनको कोई मालूम नहीं है कब बज जाए। मंदसौर में प्रवचन चल रहा था मेरा, शमशान घाट में। मंदसौर शमशान घाट जा रहा था और मैं प्रवचन के लिए, एक अर्थी भी बगल में चली जा रही, एक कंधे पे आदमी लेके जा रहा था, 4 आदमी कंधे पे थे। एक आदमी के पास मोबाइल बज गया और मोबाइल में धुनी भी बजी तो कौन सी मालूम? अकेले अकेले कहां जा रहे हो। समझ में आ गया क्या? आप विचार करके रखना, तुम्हारे मोबाइल तुम्हारी स्माइल नहीं छीने, तुम्हारे मोबाइल के साथ तुम्हारे चेहरे पे स्माइल लो। जितना तुम्हारा चेहरा हंसता मुस्कुराता होगा, आप विचार करना, ये छोटा सा मेरू, सबसे छोटा वक्त मेरा यही होगा। मेरू, गौरव भाई और रजनी बहन, दोनों का संबंध हुआ। ये मेरू जब जन्म हुआ, तीर्थ पर जन्म लेता है और तीर्थ पर जन्म लेकर तीर्थंकर बनने के लिए संतों के चरण में आकर भक्ति करने लग जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और आप विचार करना, वो भी जब मुस्कुराता, पूरे पटाने में अभी से उस्ताद है।
हमें तो पटाने में इतना समय लगा, वो अभी से ही पटा रहा सबको। ख्याल करो, मैं इतना ही कहूँगा, 5 बज रहे हैं, मैं बोलता रहूँगा और आप सुनते रहोगे, लेकिन इतना ही कहूँगा कि आप अपने जीवन में इतनी जगह देना, कहीं कोई बात आ जाए सर ठंडा रखना, आपका आनंद में समय व्यतीत होगा। अगर गर्म करोगे तो जो बात अच्छी भी होगी वो खराब हो जाएगी। चेहरे से, मुख से शब्द निकलें, सोच समझ के निकालना, तो क्योंकि शब्द तुम्हारे प्रमाणिक बनते हैं। इसलिए कभी किसी को कहते हैं ना, तलवार की मार से आदमी के घाव भर जाते हैं, लेकिन शब्दों के घाव भरते नहीं हैं। शब्दों के घाव बहुत गहरे चुभते हैं, क्योंकि इस जीव में हड्डी नहीं है, लेकिन शब्द निकल जाए तो हड्डी तुड़वा देते हैं। इतना ही विचार करना, अपने जीवन को बहुत अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करना। डीमापुर वालों, मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूँगा जब तक डीमापुर में हूँ। अब बस तुम्हें हमारा बनना है, हमारा बनना है, हमारा बनना है। और हम तुम एक दूसरे के हो गए तो सिद्धालय का राज भी दरबार खुला रहे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इस बिहार में बहुत लोगों ने साथ दिया, ख्याल करना, साथ भी दिया और हाथ भी दिया। वो सब बातें आज ही कर लूंगा तो फिर कल क्या करूंगा। कल हम ध्वजारोहण करेंगे, डीमापुर जब पहुंचेंगे तो किन किन लोगों ने मुझे सहारा दे देकर यहाँ तक पहुंचाया है, कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। कलकत्ता से हमारे अनंत भाई बैठे हैं, जो मेरे एक कलकत्ता चातुर्मास के सूत्रधार भी हैं, और बहुत कुछ हैं। ये राज पहाड़िया वास्तव में दिखने में छोटा है, लेकिन काम बहुत मोटा है इसका। आप विचार करना, कहाँ कहाँ इसके हाथ फैले हुए हैं। जो बरगद का पेड़ होता है ना, ऊपर तो कम चौड़ा दिखता है, लेकिन जड़ें उसकी बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं। ये भी वैसा ही एक है, बरगद के पेड़ की तरह इसकी भी जड़ें बहुत दूर दूर तक फैल रही हैं। और मैं चाहता हूँ फैलना भी चाहिए। कोई एक हाथ तो ऐसा शेर दिल हो जिसके लिए कि आगे से आगे सपोर्ट और सहयोग करके बढ़ाते चले जाएं। बरगद के वृक्ष के रूप में बाबूजी मेरे यहाँ पर अशोक जी पहाड़िया बगई गांव से, वास्तव में एक ऐसा वृक्ष जिसके पास फल नहीं हो लेकिन छाया बहुत है। बाकी के दीमापुर से जो टीम लगी थी, मुझे युवा रतन बोलना है 2-4 लोगों को। युवा रतन, आप सोचोगे महाराज इन लोगों को युवा रतन की उपाधि दे रहे हो। हमारे मंत्री जी प्रकाश जी अजमेरा एक बार खड़े हो जाएंगे, और हमारे कैलाश जी जो चेयरमैन हैं हमारे बिहार के, ये दोनों को अगर मैं चलते चलते युवा रतन की उपाधि दूं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। पूरा बिहार में कदम से कदम मिलाकर, चेहरे पे सिकनी नहीं, और मुझे उठाकर ऐसे फूलों की तरह ले आए, पता ही नहीं चला कि मैं कब डीमापुर पहुंच गया और कैसे मैं यहाँ पर पहुंचने वाला हूँ। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। विनोद जी हमारे जो पेट्रोल वाला काम करते थे, वो अभी है नहीं यहाँ पर, लेकिन वो भी एक व्यक्तित्व यहाँ पर है। सबसे मैं कल चर्चा आपसे कराऊंगा, आज मैं ज़्यादा बोलूँगा तो फिर आप लोगों का अभी जो होना है ना, हमारा प्रतिक्रमण और तुम्हारा अतिक्रमण दोनों छूट जाएगा। इसलिए हमारा प्रतिक्रमण भी होना है और तुम्हारा अतिक्रमण भी होना है ना। तो प्रतिक्रमण और अतिक्रमण के साथ हम आगे बात करेंगे। हमारे जसराज जी भी यहाँ बैठे हैं, बाबू जी भी, वास्तव में बहुत अच्छे अच्छे चेहरे यहाँ पर हैं। और हमारे छवि भैया पीछे बिल्कुल शान से बैठते हैं। संजय भाई हमें देखते नहीं है, लेकिन मैं अपनी अंदर की आंखों से देख लेता हूँ। छवि भाई भी यहाँ बैठे हैं। वास्तव में पूरा परिवार, हमारे अभी संजय भाई से भी मिलवाया इन्होंने, वैसे तो पूरा परिवार ही है। मैं सबसे आपसे बात कराऊंगा। हमारी महिला मंडल की अध्यक्षा इंदु बहन इंदिरा देवी यहाँ बैठी हैं, जिनको गुरु बहुत चाहते थे। और संतोष बहन ने तो बोल दिया, महाराज कल जलूस में रुक रुक के चलना, सब देखते हुए चलना। सब कुछ देखूंगा, सबको आशीष देता हूँ। आपका जीवन मंगलमय हो। बाहर से मेरे बहुत अच्छे अच्छे वक्त आए हैं। मैं नाम इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, एक आध का रह गया तो कहेगा अच्छा महाराज उन्हीं का नाम बोलते, मेरा नहीं बोले।
तो इसलिए मैं सभी को आशीष देता हूँ। ओम नमः, जय गुरुदेव। सबसे फिर बात करूँगा। शाम की सभा 6:30 बजे शुरू होगी और उस सभा में आपसे बात करूँगा। हाँ, सुकमाल नाथ जी का नाम जरूर लूँगा मैं। सुकमाल जी ने हमारे छुल्लक जी महाराज और छुल्लका माता जी को पूरी पूर्वोत्तर की यात्रा कराई, और वो जो बीजारोपण ये करके गए थे, उस बीजारोपण को हम पानी देने के लिए आए हैं। कोई हिम्मत नहीं किया तो इन्होंने कहा महाराज हम कराएंगे, और ये और प्रमोद जी दोनों ने मिलकर पूरा का पूरा छुल्लक जी को, माता जी को यात्रा कराई थी। तो वो यात्रा आज सफलीभूत हो रही है। हमारे छुल्लक जी का जन्म दिवस है और दीक्षा दिवस है, तो दीक्षा दिवस पर कुछ मैं उनको कहेंगे, कुछ पंक्तियां मैं कहना चाहता हूँ। इतना ही कहना चाहूँगा कि वो जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात कि उनने आज तक मेरी कोई आज्ञा नहीं टाली। कितनी बड़ी बात हो जाए, अगर वो कुछ काम करना चाहते भी हैं, कई बार मैं परीक्षा के लिए भी मना कर दूं तो उन्हें हाँ ठीक तैयार होकर आए कि महाराज मुझे अभिषेक करना नहीं, एक मिनट भी दोबारा क्वेश्चन नहीं किया। ऐसी भावना जब होती है तो वास्तव में वो लोग बहुत गुरु के पास पहुंचते हैं जो समर्पणता की भावना रखते हैं। मैंने लिखा है, समर्पणता जीवन की हर भाषा में समझा जाता है। समर्पणता जीवन की हर भाषा में समझा जाता है। गुरु आज्ञा का पालन जीवन जीने की परिभाषा है। गुरु आज्ञा का पालन जीवन जीने की परिभाषा है। अपने से बड़ों का सम्मान, अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान रखना प्रगुण। सम्मान देने से हर जगह का द्वार खुल जाता है। सम्मान देने से ही हर जगह का द्वार खुल जाता है। और लिखी हैं 4 लाइनें। चर्चा और चर्या आगम के अनुकूल हो। आपकी चर्चा और चर्या आगम के अनुकूल हो। अच्छा बनाना वातावरण चाहे प्रतिकूल हो। अच्छा बनाना वातावरण चाहे प्रतिकूल हो, उसको कभी नहीं भूलना जो तुम्हारा मूल हो। कर्म तो सब भाग जाएंगे जैसे वह मिट्टी और धूल हो। कर्म तो सब भाग जाएंगे जैसे वो मिट्टी और धूल हो। उनको मेरा बहुत बहुत मंगल में आशीष है। वो अपने जीवन में संयम की साधना और गुरुओं का सम्मान, बड़ों का सम्मान रखते हुए बहुत बहुत आगे बढ़े, अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ाएं और इस मोक्ष मार्ग में हमसे भी ज़्यादा ऊंचाइयां पाएं, क्योंकि ऐसा संयम का मार्ग बार बार मिलता नहीं है। मेरा बहुत बहुत मंगल में आशीष, बहुत बहुत मंगल में। ओम नमः। सबको मंगल में आशीष। आगे की क्रियाएं अब शुरू करेंगे। शीश चर्चा शाम।